हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून एवरीवन. Dear students, in previous videos of the metals and non-metals we have seen some questions of metals and non-metals that were asked previously in the board examinations, and I told you that these questions are really very important for you all. As you have know that some parts of this chapter has been reduced by the CBSE. So now this chapter has become really very easy, and I am also putting some effort to make some more easier for you all by putting these questions in front of you, and I am giving the solution of these questions also. Means I am putting my effort. Now it comes to you that you should also put your effort to score good in your board examination. मैं पूरा effort दे रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं इनका पूरा हिसाब होगा जब आप स्कूल आएंगे. तो आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, कितना तैयार है, सब कुछ हम आपसे हिसाब लेंगे. जैसे स्कूल खुलेगा और आप हमसे मिलेंगे तो आपका स्वागत करेंगे हम स्वैग से स्वागत करेंगे आपका जब आप मिलेंगे. तो इन सब का अच्छे से तैयारी करे रहें आप, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे. मारने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मार्क्स अच्छे आएंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उसी का दूसरा पार्ट, जिसमें कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं. तो पहला क्वेश्चन आज का, नेम टू मेटल्स विच आर एलॉयड विथ आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील. कह रहा है कि दो मेटल बताइए जिनको मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है. मतलब स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है, तो इसमें क्या क्या मिला होता है. तो स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, ठीक, निकिल होता है, और आपका तीसरा मेटल जो होता है वो होता है क्रोमियम. आयरन, निकिल और क्रोमियम, इन तीनों को मिलाकर स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो आप याद कर लेंगे. ठीक. सेकेंड, नेम टू मेटल्स विच आर यूज टू मेक ज्वेलरी. आई डोंट थिंक you need answer of this question also, because you are familiar with some type of questions that ज्वेलरीज किन सब चीज़ों से बनी होती है. सिल्वर की ज्वेलरी होती है, गोल्ड की ज्वेलरी होती है, प्लेटिनम की ज्वेलरी होती है, प्लेटिनम. तो दो मेटल लिखना है तो आप गोल्ड और प्लेटिनम लिख दीजिए, सिल्वर गोल्ड लिख दीजिए, सिल्वर प्लेटिनम लिख दीजिए. स्टेट, थर्ड क्वेश्चन, स्टेट 3 रीजन फॉर द फॉलोइंग फैक्ट्स. कह रहे हैं नीचे को फैक्ट्स दिए हैं, इनके पीछे 3 रीजन बताइए. पहला, सल्फर इज अ नॉन मेटल. हाउ यू नो दैट, हाउ कैन यू टू नो दैट सल्फर इज अ नॉन मेटल. गिव रीजन बिहाइंड दिस. कैसे आप बताएंगे कि सल्फर एक नॉन मेटल है. और दूसरा, मैग्नीशियम एक मेटल है. इसके पीछे आप क्या रीजन देंगे. 3 रीजन बताना है. पहला, सल्फर का अगर बात करें तो सल्फर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड वी नो दैट नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो वी कैन से दैट इज अ नॉन मेटल, पुअर कंडक्टर. ठीक. दूसरा, we know that non metals are non malleable and non ductile, and sulfur is also non malleable and non ductile. So it is also a non metal, non malleable and non ductile. थर्ड, अगर एक बात करें तो सल्फर जब नॉन मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और वो जो ऑक्साइड होता है अगर वाटर में इसको रिएक्शन कराएं तो जो कंपाउंड बनता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है. और सल्फर के साथ भी जब कराते हैं तो वही चीज़ ऑब्जर्व होता है, यानी सल्फर एक क्या है, नॉन मेटल. इसी तरह से मेटल्स में मैग्नीशियम को जब प्रूफ करना है तो बोल सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दूसरा, इट इज़ मैलिएबल एंड डक्टाइल. और तीसरा, जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और उस ऑक्साइड का जब वाटर से रिएक्शन करा देते हैं तो एक बेस बनता है जो कि आइडेंटिफिकेशन होता है एक मेटल के होने का. सो वी कैन से दैट मैग्नीशियम इज अ मेटल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम कुछ एक कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे और आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे पूछे जाते हैं. तो मैं एक बस बताया था और बोला था आप और प्रैक्टिस कर लेंगे. तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं इन सबको अलग अलग से नहीं बता रहा हूँ. जैसे पोटेशियम क्लोराइड का भी पूछा है कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हुए इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताइए. फिर कैल्शियम सल्फाइड का भी पूछा है, कैल्शियम क्लोराइड का भी पूछा है. तो आप उनको एक बार प्रैक्टिस करिए, और रियली में अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको फिर से बता दूंगा. बस मैं बताऊंगा जरूर, आप जितनी बार पूछेंगे उतनी
2-3 बार बताऊंगा, लेकिन आपको पढ़ना है, आप पढ़ेंगे तो डाउट मिलेगा। अगर आप डाउट पा रहे हैं तो मैं उनका सोल्यूशन जरूर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वाई स्कूल बेल्स आर मेटअप ऑफ मेटल्स। स्कूल बेल्स जो होते हैं वो मेटल्स के क्यों बने होते हैं? तो मेटल्स की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? सोनरस, कि मेटल्स आर सोनरस, दैट दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देयरफॉर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्कूल बेल्स, इसीलिए स्कूल बेल्स को बनाने में किनका यूज किया जाता है? मेटल्स का, क्योंकि वो सोनरस होते हैं और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ताकि सबको पता चल जाता है, ठीक। 6.1 वाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं, क्यों बने होते हैं? कॉपर एक मेटल, और मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए मेटल्स इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं, और ये चिप भी होते हैं, इनका रेजिस्टेंस भी कम होता है। 7 डिफाइन एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को डिफाइन करिए एंड अरेंज गोल्ड, कॉपर, आयरन एंड मैग्नीशियम इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीज इन रिएक्टिविटी। कह रहा है कि एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को डिफाइन करिए। तो डिफिनेशन क्या होता है कि एक सीरीज बनाते हैं हम लोग मेटल्स का, द सीरीज अ सीरीज ऑफ मेटल्स इन विच मेटल्स आर केप्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। दोनों क्या आता है? पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू, ये सब बताया हमने आपको ट्रिक, और इसका अलग से एक वीडियो भी है ट्रिक का, तो वही है ये। और इसमें फिर क्या करा? इन चारों को अरेंज करिए, गोल्ड, कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम, इन चारों को आप रिएक्टिविटी सीरीज मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले सबसे लेस कौन होगा? गोल्ड होगा, ठीक। उससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? आयरन। उससे ज़्यादा कॉपर होगा, और उससे ज़्यादा आयरन, और उससे ज़्यादा मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये ऑर्डर होगा इन चारों मेटल का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? What will you observe when silver pieces are put into ferrous sulfate solution? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में अगर सिल्वर पीसेज यानी सिल्वर का जब FeSO4 से रिएक्शन कराएं तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। मींस यहाँ से ये एक मेटल हो गया और एक ये मेटल, ये अगर इसको डिस्प्लेस कर दे तो होगा रिएक्शन। तो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सिल्वर जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो क्या लेस रिएक्टिव कभी मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है? कन्फ्यूज्ड? तो बताइए, क्या आप अगर एक वीक बच्चा है, कोई शरीर से, दिमाग से नहीं, वीक कोई है, अगर कोई कम पावर का है, तो वो ज़्यादा पावर वाले व्यक्ति को क्या उसकी जगह से हटा पाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं हटा पाएगा। तो इसीलिए सिल्वर जो है लेस रिएक्टिव है, तो आयरन को उसकी जगह से नहीं हटा पाएगा। सो देयर विल बी नो रिएक्शन। तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन दिस केस? There will be no reaction at all because silver is less reactive than iron, so it cannot takes place. There will be no reaction taking place at all. Okay, just write down the questions. उन क्वेश्चंस के बाद जो आप 8 क्वेश्चंस देखे और उनको लिखे होंगे उम्मीद करते हैं, तो कुछ और क्वेश्चंस 7 और क्वेश्चंस दे दिए हम यहाँ पे, जिसमें चलिए उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेम अ मेटल विच इज़ प्रिजर्व्ड इन केरोसिन। एक मेटल बताइए जो कि केरोसिन में रखा जाता है। तो आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम, ये किनको प्रिजर्व किया जाता है? केरोसिन में, ठीक है। सेकेंड वन है विच कैन मेल्ट वाइल केप्ट ऑन पाम, हाथ पे ही रखने पे वो पिघल जाए। तो हम बताए थे गैलियम जो होता है उनको हाथ पे रखने पे क्या होता है? वो पिघल जाता है। विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट का पुअर कंडक्टर हो, यानी कोई मेटल जो पुअर कंडक्टर हो, वो हुआ है आपका लेड, Pb, ये एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, वाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों कंसिडर किया जाता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है।
तो जब हम लोग लेक्चर्स देख रहे थे उसमें देखा था हमने कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी शो करते हैं, यानी वो एसिड से भी रिएक्शन करते हैं, साल्ट वाटर बनाते हैं, और बेस से भी रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। दोज ऑक्साइड विच एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज एन बेस आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, तो पूछ रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्यों कहा जाता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को यानी Al2O3 को, ये जो है वो एक तरह के एसिड से जैसे भी बिहेव करता है, एसिडिक ऑक्साइड जैसे भी, और बेसिक ऑक्साइड जैसे भी बिहेव करता है, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट? कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर, व्हाई ए कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है? तो ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज आर आयंस, जब आयंस या चार्ज फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? आयन से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl है तो क्या है? Na+ और Cl से मिलकर बना होता है NaCl। पोटेशियम क्लोराइड K+Cl- से मिलकर बना होता है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयन से मिलकर बने होते हैं। आज सॉलिड स्टेट में है तो उनमें स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बाइंड हुए हैं स्ट्रांगली, वो टूट नहीं रहे हैं, यानी आयंस एक दूसरे से मिलकर न्यूट्रलाइज होकर कंपाउंड बना लिया है, आयंस उसमें से मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे उनको मोल्टेन स्टेट मिल जाते हैं या लिक्विड स्टेट मिल जाते हैं एक्वस स्टेट में, तो आयंस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीकेन हो जाता है और वो टूट जाते हैं, और आयंस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी NaCl जो है वो Na+ और Cl- के रूप में मिल जाता है, जिसकी वजह से ये आयंस फ्लो करना शुरू करते हैं। एंड वी नो दैट मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर मूवमेंट ऑफ आयंस causes the flow of current. तो दिस इज द रीजन वाई आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, क्योंकि मोल्टेन स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस के रूप में पाए जाते हैं, फ्री आयंस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कह रहा है पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड को डिफाइन करिए और इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड को चूज करिए। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का डिफिनेशन अभी हम बताए थे, अब इनमें से पूछ रहा है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है। तो अगर आपको याद है तो मैंने बताया जिंक ऑक्साइड, और अभी ऊपर आया ये क्वेश्चन एल्युमिनियम ऑक्साइड। दीज 2 ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, 3 more are there. I can no. You will comment video in this video that which type of these oxides are: sodium oxide, carbon dioxide and water. Tell me the nature of these oxides. सोडियम ऑक्साइड का कौन सा नेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या नेचर है, और वाटर का, इन तीनों का नेचर आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच गैस लिबरेट व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ एन एसिड? कौन सी गैस लिबरेट होती है जब मेटल एक एसिड से रिएक्ट करता है? अगर आपको याद है तो इस पर हम एक एक्सपेरिमेंट की वीडियो भी बना चुके हैं जिंक का और एसिड से रिएक्शन करा के। तो वहाँ पे कौन सी एसिड गैस रिलीज होती है? देयर इज अ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस गैस इज दैट व्हेन वी bring a burning matchstick near the test tube, it produces a pop sound। आपको अगर याद है वो एक्सपेरिमेंट, तो जैसे ही टेस्ट ट्यूब के पास ले जाते हैं रिएक्शन कर टेस्ट ट्यूब में, तो वहाँ पे मैच स्टिक अगर जलते हुए ले जाते हैं तो पॉप साउंड आवाज़ होती है, ऐसे करके एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 14, नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। 2 मेटल्स बताइए जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में। तो जो लेस रिएक्टिव में, रिएक्टिविटी इसके बॉटम में है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, वो क्या होते हैं? नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक, लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, X plus YSO4 there will be Y plus XSO4 and Y plus XSO4 this implies no reaction। 2 रिएक्शंस दिए हैं, पूछ रहा है आउट ऑफ X एंड Y विच वन इज मोर रिएक्टिव इन Y, X और Y में कौन मोर रिएक्टिव है और क्यों? तो फर्स्ट वाले में X क्या कर रहा है? Y को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो Y plus XSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन दूसरे वाले में जब Y मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं X के सॉल्ट से, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है। तो अभी हम इससे में देखे थे
कि मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यक्स क्या कर रहा है, वाई को उसकी जगह से हटा रहा है। इट मीन्स यक्स इज मोर रिएक्टिव मेटल, therefore it displaces y from its solution, but y is unable to displace x from its solution, therefore there is no reaction. So we can say that x is more reactive. तो इसी क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अभी तक एग्जाम में आ रहे थे वो समाप्त हो गए। इस चैप्टर में और भी क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस। हम लगभग इस वीडियो और पिछली वीडियो को मिलाकर लगभग शायद 30 क्वेश्चंस बताए होंगे, लेकिन प्रीवियस 10 सालों में लगभग 80-90 क्वेश्चंस आ चुके हैं इस चैप्टर से, लेकिन वो सभी क्या है, मेटलर्जी पार्ट से। तो आप समझ सकते हैं उस पार्ट से कितना ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे वो हट चुके हैं। तो ये चैप्टर अभी आपके लिए आसान हो चुका है। जो क्वेश्चंस देखे हैं इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आने वाले हैं। तो कंपलसरी इन वीडियोज़ को देखने के बाद अच्छे से क्वेश्चंस को लिख कर इनका सोल्यूशन लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।